हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए। इस बार मतलब 2023 का जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉडल सेट जो रिलीज हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग केमिस्ट्री में। अब यह मॉडल सेट जो है उससे इतना तो हमें पता चल ही रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है एग्जामिनेशन में। इसे लेकर के इतना आश्वस्त नहीं रहना है कि हाँ जो क्वेश्चन मॉडल सेट में है एग्जाम में वही आ जाएगा। आ सकता है 50% क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे यही क्वेश्चंस होंगे इस चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्लास 11th मॉडल सेट केमिस्ट्री 2023। एक से ज़्यादा मॉडल सेट यदि रिलीज होता है, जो कि चांसेस तो नहीं है कि रिलीज होगा, एक रिलीज हुआ, एक से ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं है। तो एक से ज़्यादा मॉडल सेट आते तो शायद और भी ज़्यादा निश्चित होते हम लोग, क्योंकि उस केस में ज़्यादा चांसेस था कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल सेट से ही पूछ दे, जैसा हुआ है पिछले 1-2 वर्षों में। लेकिन चूंकि एक ही मॉडल सेट है तो या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि पूरा 40 का 40 क्वेश्चन इसी से उठा करके दे दे। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही हम कहे शुरू में कि अप्रॉक्स 50%, मतलब कि यदि 15 से 20 क्वेश्चंस भी आ जाता है मॉडल सेट का तो काम बन जाएगा हम लोग का। और ना भी यदि आए तो इस टाइप का भी पूछे फिर भी काम बनेगा, क्योंकि अभी जो हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं इस मॉडल सेट का, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसका तो आंसर हम करवाएंगे ही, उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके आसपास के जो क्वेश्चंस हैं कि ना पूछा तो इसी के जैसा हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे इस सॉल्यूशन में। इसीलिए आप जब पढ़ोगे तो वैसे ही उसको पढ़ोगे। एक बार मॉडल सेट के कंप्लीट सॉल्यूशन को देख ही लोगे और फिर जो हम बताते जाएंगे कि हाँ इसके जैसा यह टॉपिक है, इसे भी एक बार आप कवर अप कर लोगे तो कर ही लोगे। अब चूँकि टोटल यूनिट्स हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, 14 यूनिट्स क्लास 11th में है, जो झारखंड के किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में नहीं हुआ है, कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं, चाहे वह स्कूल कॉलेज हो, कोई ट्यूशन वगैरह हो, कहीं नहीं हुआ होगा। समय उतना नहीं होता है कि केमिस्ट्री में 14 यूनिट कोई कंप्लीट कर दे, वो भी जब बच्चा अगस्त में 11th पढ़ना शुरू किया हो और मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो। तो पूरे झारखंड में वैसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है गारंटेड कि 11th का वह पूरा कोर्स कंप्लीट किया हो। किसी ने किया भी होगा तो बस कंप्लीट किया होगा, पढ़ाया सिखाया कुछ नहीं होगा। तो सब जगह यही हालत। तो इसको लेकर के हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे कि हाँ सारे यूनिट्स हुए नहीं हैं तो हम क्या करेंगे। आप इतना एश्योर हो जाओ कि जो यूनिट्स हुए हैं वे यूनिट्स आप कंप्लीट किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, हम 14 में से 6-7 यूनिट भी पढ़े हैं, 50% भी, तो पासिंग मार्क्स के लायक तो हम पढ़ ही लिए हैं, और पास करने भर ही मतलब 11th में, उससे ज़्यादा मतलब तो है नहीं हमें। तो जो यूनिट्स हुए हैं ना उन यूनिट्स को आप 100% कंप्लीट करो। पूरा सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हम ऐसा ही सजेस्ट करेंगे। तो जितना हुआ है आप उतने पे ध्यान दो, उतने को अच्छे से कंप्लीट करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स जो नहीं हुए हैं और उससे जो क्वेश्चन आया मॉडल सेट में हम उसे भी करवाएंगे, तो उससे थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाएगा उस चैप्टर का या उस टॉपिक का जिसको हम लोग करने वाले हैं। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है किसी भी बात को लेकर के। बस जैसे सजेस्ट किया जा रहा है वैसे आप कंप्लीट करोगे। समय अभी सफिशिएंट है, अप्रॉक्स 20-25 दिन तो है ही, जितना में हम कर सकें। तो आते हैं, अब ये तो पता होगा ना टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होने वाला है इसमें। यही 40 मार्क्स में आपका 33% पासिंग मार्क्स देखा जाएगा, जो अप्रॉक्स 13 या 14 मार्क्स लेकर के चलो कि 40 में कम से कम 14
15 नंबर के आसपास लाना है तुम्हें पास होने के लिए, उतना तो कर ही लेना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल फॉर विच L = 3 ईच। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, 8, 10, 14। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख करके तो पता चली गया होगा। अब इसमें से देखो ये 3 वर्ड हैं, ये क्वेश्चन का आंसर तो अभी हम लोग करने वाले हैं ही। हम शुरू में बोले कि इसके जैसे जो हो सकते हैं उससे भी हम करेंगे। सबसेल 3 चीज है, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। ठीक है, अभी सबसेल के बारे में पूछा, हो सकता है एग्जाम में सेल या ऑर्बिटल पूछ दे, कुछ भी। एक सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2n²। सबसेल के लिए पढ़े हैं 2 × 12+1। और ऑर्बिटल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑर्बिटल कोई भी हो, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब अभी जो वर्तमान में पूछा है कि L = 3 होना चाहिए, तो फॉर्मूला यदि याद है तो डायरेक्ट पता कर लोगे तुम। L = 3 होना चाहिए तो क्या निकल सकता है, 2 × 3+1, तो 2 हो जाएगा, 6+1 7, मतलब क्या आ जाएगा 14। सो द करेक्ट आंसर इज 14। डायरेक्ट तुम ऐसे भी सोच सकते हो, L यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है, इसका मतलब कि F सबसेल है, और F सबसेल के लिए हम डायरेक्ट जानते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ L का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें L ना दे करके F पूछ दे कि बताओ किसी भी एटम का D सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, F में कितने हो सकते हैं, P में कितने हो सकते हैं, S। तो याद रखना होगा तुम्हें, S, P, T, F, ये सबसेल्स हैं, ये सारे सबसेल्स हैं, और इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तुम तो S में 2 आता है, यही वाला फॉर्मूला से, P में 6 आता है, D में 10, F में 14, 4 का अंतर होता है। इसके लिए L का वैल्यू भी याद रखना जरूरी हो सकता है वो भी आ जाए। S सबसेल के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये भी तो हम लोग जानते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ क्वेश्चन केवल पूछा था कि L = 3 है कोई सबसेल, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डायरेक्ट आंसर इसका 14 इस फॉर्मूला से। लेकिन इससे 4-5 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि L ना दे करके सबसेल पूछे, सबसेल दे दे कि इस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ से तुम्हें L जानना होगा। या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह ना पूछे, सबसेल दे दे और बोले इसके लिए L का वैल्यू कितना होगा, उसको याद रखोगे। नेक्स्ट हो सकता है कि सबसेल ना पूछ करके सेल पूछे कि बताओ किसी एटम का 4th सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4th सेल मतलब n = 4 ले लोगे, यहाँ पुट कर दोगे 2 × 4 का स्क्वायर 32, और ऑर्बिटल तो कोई भी आएगा 2 याद रखना, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी भी तरह का ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन हुआ हम लोग, एक क्वेश्चन था, इसमें हम 5-6 तरह का क्वेश्चन बताए। ऐसे ही पढ़ोगे, ऐसे ही दिमाग में रखोगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर इच। ऑप्शंस दिए हुए हैं 10, 18, 20 एंड 22। हेवी वाटर, इस चीज़ को आप पढ़े होंगे किसमें, हाइड्रोजन चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे। वाटर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, H2O। हेवी वाटर अलग चीज़ है ना, हेवी वाटर अलग चीज़ है, फॉर्मूला है D2O। हेयर D इज द ड्यूटेरियम, D इज द ड्यूटेरियम
एंड ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप है इनका मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग है 1 2 3। तो इसे हम कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, और ये 3 वाले को ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव नेचर का है। ट्राइटियम कैसा है? रेडियो एक्टिव नेचर का है, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते नहीं हैं। अब जो हम यहाँ वाटर का फॉर्मूला लिखें, यहाँ He वाला है प्रोटियम जिसका मास 1, और यहाँ हेवी वाटर में हम ड्यूटेरियम लिखें तो D मतलब E वाला H है जिसका मास कितना है 2। तो जब इसका मोलर मास निकालोगे तो ड्यूटेरियम का 2 लेना है, 2 है तो इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 तो 4 + 16 20 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा, 24 लिख दिए, 20 आ जाएगा, तो 20 तो दिया हुआ है सी नंबर में। देखो पिछला 1-2 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें मॉलिक्यूलर मास से क्वेश्चन होता ही है। क्या करता है, कभी कभी फार्मूला लिख देता है, फार्मूला लिख देगा तब तो ज़्यादा झंझट नहीं है, बस तुम्हें एटॉमिक मास याद रखना है, पुट करोगे निकल जाएगा। लेकिन फार्मूला ना दे करके यदि कहीं इस तरह से नाम लिख दिया कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, तब फंसोगे, क्योंकि नहीं जानोगे तब दिक्कत हो जाएगा है। हो सकता है एग्जाम में पूछे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई आइस क्या होगा, बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई आइस, तुम फंस जाओगे। ड्राई आइस तुम्हें पता नहीं है, डेफिनेटली नहीं पता है। आइस देखोगे तो बहुत दिमाग लगाओगे कि आइस पानी का सॉलिड फॉर्म है तो H2O, जबकि गलत हो जाएगा। ड्राई आइस हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, तो यहाँ तुम्हें जानना होगा। तो ऐसे पूछता है तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा तुम लोग के लिए, वो नहीं जाने रहोगे फॉर्मूला तो फिर नहीं ही बनेगा, कोई सवाल ही नहीं है। और डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया तब तो फिर एटॉमिक मास से काम चल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चले। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन होता है, क्योंकि टॉपिक ही कॉमन है। 11th में भी हम पढ़ते हैं इसे, 12th में भी पढ़ते हैं। तीसरा, which of the following concentration unit depends on temperature। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोलैरिटी, बी में है मोलैलिटी, सी में है मोल फ्रैक्शन, डी है ऑल ऑफ दीज। मान के चलो कि ये क्वेश्चन आ ही रहा है एग्जाम में। देखो यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़े थे इससे रिलेटेड, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में 6-7 चैप्टर था, उसमें से एक चैप्टर कंसंट्रेशन यूनिट से भी रिलेटेड था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो उससे इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आता है। उसमें कंसंट्रेशन यूनिट हम बहुत सारे पढ़े थे। वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था हमने, मास परसेंटेज पढ़ा था हमने, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, कैपिटल एम, मोलैलिटी, स्मॉल एम, नॉर्मैलिटी, कैपिटल एन, फॉर्मैलिटी, एफ, मोल फ्रैक्शन, एक्स। ऐसे एक आध और भी होंगे, लेकिन इसमें से जो कॉमन है ना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये इधर वाले हैं। और बेसिकली यही पूछेगा कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यदि तुम सबका मतलब जान रहे हो, सबका डेफिनेशन जान रहे हो, तो काम ज़्यादा आसान होगा। और डेफिनेशन जानने पे इतना याद रखना कि जिसमें वॉल्यूम का टर्म आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है वह टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है।
अभी वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम तो है ही, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मास परसेंटेज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। वॉल्यूम टर्म आ गया, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पार्ट्स पर मिलियन का नहीं कहा जा सकता है, वॉल्यूम के टर्म में लोगे तो डिपेंड करेगा, मास के टर्म में लोगे तो नहीं करेगा। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम आ गया तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नहीं आ रहा है वॉल्यूम, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉर्मलिटी डिपेंड करेगा, वॉल्यूम टर्म इसमें भी आता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी करेगा। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाले में आ गया कौन कौन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी। याद रखो एग्जाम में इधर वाला तो पूछने वाला है नहीं, इधर इतना में से ही कोई पूछेगा। अब इतना में से कोई पूछेगा तो एक आसान सा तरीका हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा कौन नहीं करेगा। टेम्परेचर पूरा लिखो और टेम्परेचर में देखो आर आता है, टेम्परेचर में क्या आ रहा है, आर। मोलैरिटी में आर है, नॉर्मलिटी में आर है, फॉर्मेलिटी में आर है, मोल में आर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं देखना है, मोल देखना है। जिसमें जिसमें आर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर में भी आर है। कारण नहीं है, याद रखने का एक ट्रिक बताया जा रहा है कि टेम्परेचर में आर है तो जिसमें जिसमें आर लगा हुआ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जिसमें नहीं लगा हुआ वो नहीं करेगा। तो मोलैलिटी डिपेंड नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन भी नहीं करेगा। फ्रैक्शन को नहीं देखना है, मोल को देखना। तो अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन डिपेंड करेगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे कौन डिपेंड नहीं करेगा, कौन डिपेंड नहीं करेगा, तो आएगा तो यही सब में से कोई ऑप्शन दिया रहेगा, बस इतना याद रख लो, ठीक है। तो वहाँ इस ट्रिक के माध्यम से तुम जान सकते हो। और हम पहले ही कहें कि यदि पूरा तुम्हें पता है डेफिनेशन तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो हम ट्रिक बता दिए, उससे काम कर लोगे। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The value of quantum numbers for 2p orbital. 2p orbital दिया हुआ है, इसके लिए क्वांटम नंबर पूछा है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ये भी ऑलमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वांटम नंबर का कोई जरूरी नहीं है कि 2p का पूछे, किसी भी ऑर्बिटल का पूछ सकता है। देखो 4 तरह का क्वांटम नंबर हम पढ़े हुए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m या ml, स्पिन क्वांटम नंबर s या ms। n बतलाता है सेल को, इसका वैल्यू जब भी रहेगा कोई पॉजिटिव होल नंबर में रहेगा ऐसे करके। l बताता है सब सेल को, सब सेल में हम s, p, d, f, g ऐसे पढ़े हुए हैं, f तक इम्पॉर्टेंट है। L का वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए आगे जाएगा 4। ml L पे डिपेंड करता है, -L से +L या +L से -L इसका लिखते हैं। तो इसके लिए लिखोगे तो 0, इसके लिए -1, 0, +1। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है, -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे करके, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ऐसे बढ़ते रहेगा। और ms का तो 2 ही वैल्यू होता है, +1/2, -1/2। तो मान के चलो एग्जाम में ms तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ms के लिए उसे इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिसका एरो का साइन ऊपर है उसके लिए ms का वैल्यू +1/2 लेते हैं, और जिसका एरो का साइन नीचे है उसके लिए ms का वैल्यू -1/2 लेते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना होगा जो नहीं ही आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, कम से कम ये 2 से रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आना है। तो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन दिया है वह पूछा है 2p ऑर्बिटल। तो याद रहे कि जब भी ऐसा कोई लिखा हुआ रहे ऑर्बिटल तो शुरू वाला सेल बतलाता है, मतलब n, sp/df सब सेल बतलाता है, मतलब कि l। तो डायरेक्ट पता चल गया n = 2 और l p है, तो p के लिए l का वैल्यू देखना है तुम्हें। p के लिए कितना है, 1 है, तो 1। तो n = 2,
और L इक्वल टू 1। ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? सी नंबर। सी नंबर आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा, 4F दे देगा, 4F दे देगा, बता दो डायरेक्ट। N इक्वल टू 4, F के लिए L 3। यहाँ से देख लेना, इसको लिख लोगे, नहीं ध्यान में होगा इसे तुम नोट कर लोगे, रट लोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होगा इससे एग्जाम में। चलो तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ें अब। क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन तो ये पूरे मॉडल सेट का मिल चुका होगा पहले से तुम लोग को, बस उसे हम समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following will have the largest number of atoms? ए में है 1 ग्राम कैल्शियम, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम Cl2। देखो जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़े हुए हैं ना केमिस्ट्री में, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, 7-8 चैप्टर उसमें हम पढ़े थे। मोल कंसेप्ट था, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, कंसंट्रेशन यूनिट, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत सारा था। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रहने वाला है उसमें से 90% चांसेस है कि मोल कंसेप्ट का ही क्वेश्चन होगा। 90%, 10% इधर उधर जा सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछ दे, लेकिन 90% चांसेस है कि वह मोल कंसेप्ट से पूछेगा। तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज आप पढ़े हो उसे एक बार आप रिवाइज करोगे, हम जरूर करोगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ नंबर ऑफ एटम निकालना है। नंबर ऑफ एटम निकालने का डायरेक्ट हम फॉर्मूला पढ़े, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी, गिवन मास बटे एटॉमिक मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रख लो, बन जाएगा। यदि मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। तीनों के लिए एक करके निकाल लो। 1 ग्राम कैल्शियम, तो गिवेन मास इसका 1 हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। सॉल्व करोगे इसको तो 0.15 ऐसे करके कुछ आएगा, इंटू 10 का पावर 23, पॉइंट को यहाँ करोगे तो 1.5 इंटू 10 का पावर 22। सॉल्यूशन इसका भेजे थे, इतना ही होगा, 1.5 इंटू 10 का पावर 22। मतलब 1 ग्राम कैल्शियम में इतने एटम्स होंगे। उसी प्रकार से 1 ग्राम सोडियम का भी निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 6.022 10 का पावर 23, ये आता है 2.6 इंटू 10 का पावर 22। सिंपल सी बात है, ऊपर का तो सेम ही है, न्यूमरेटर 1 है, यहाँ भी 1 है, डेनोमिनेटर यहाँ 40 है, यहाँ 23। तो हम पढ़े मैथमेटिक्स का चीज़ है कि यदि न्यूमरेटर सेम हो, डेनोमिनेटर घटते जाए तो ओवरऑल रेशियो का वैल्यू बढ़ेगा। ऐसे भी तुमको पूछेगा ना कि बता दो 1/40 और 1/23 में बड़ा कौन है। बचपन में पढ़े हम लोग, दूसरा तीसरा क्लास में पढ़े हुए चीज़, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ऐसा। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो, इसमें ज़्यादा आया है एटम का संख्या, तो उस हिसाब से तो 1 ग्राम लिथियम में और भी ज़्यादा आएगा, लिथियम का तो मात्र 7 ही होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इसे सॉल्व करोगे आता है 8.6 इंटू 10 का पावर 22, और भी ज़्यादा आएगा। लास्ट में है 1 ग्राम क्लोरीन। अब 1 ग्राम क्लोरीन का निकालोगे तो 1 बाई पूरे का मास लेना होगा, तो क्लोरीन का 35.5 होता है इंटू 2, 71 आएगा इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आता है 16.1
सॉरी 8.4 इंटू 10 का पावर 21। देखो ई जो निकला है यह मॉलिक्यूल निकला है, क्योंकि Cl2 एक मॉलिक्यूल है। अब Cl2 का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16.8 इंटू 10 का पावर 21, पॉइंट को इधर शिफ्ट करो, 1.68 इंटू 10 का पावर 22, फिर भी तो कम ही आया 1.6 है। तो मैक्सिमम किस में आ गया, 1 ग्राम लिथियम में 8.6 इंटू 10 का पावर 22। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन होगा, एक बार फिर से इस बात को हम कह रहे हैं, ध्यान रखोगे। एग्जाम में मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, होगा ही होगा। एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 मतलब उस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइप में कई क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वहाँ से क्वेश्चंस है। आयरन दे दिया है, पूछा या कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, Fe इच 6 में Fe इच क्या क्या ऑप्शन है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, या डी में कोई ब्लॉक का नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। 3 बात पूछ सकता है, पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है। पढ़े हैं, ब्लॉक मतलब कि एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सबसेल में जा रहा है वो ब्लॉक बताएगा। पीरियड लास्ट सेल, ग्रुप अलग अलग था कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी है। तो इसके लिए था NS इलेक्ट्रॉन, पी के लिए था 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन, और डी के लिए था N-1D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में पढ़े, इस टॉपिक को एक बार देखोगे, नोट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आयरन की बात करिए, इसने एटॉमिक नंबर याद रखना 26, कन्फिग्रेशन लिख देना वैलेंस का डायरेक्ट, आर्गन, इसके बाद 4s2 3d6। अच्छा, अब लास्ट में देखो, इसका आयरन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा है, डी में जा रहा है, इसलिए यह डी ब्लॉक हो गया। मान लो यदि पूछता कि कौन से ग्रुप का है या कौन से पीरियड का है, कि आयरन कौन से पीरियड का है, तो पीरियड के लिए लास्ट सेल, यहाँ तुम्हें 2 सेल दिख रहा है 4 और 3, तो लास्ट सेल मैंने लास्ट में लिखा हुआ है वो नहीं देखना है, लास्ट सेल होगा कौन। अब थर्ड सेल और फोर्थ सेल है तो ऑब्वियसली लास्ट में फोर्थ होगा। न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यहाँ तो पीरियड हो जाएगा 4, और ग्रुप निकालोगे तो ग्रुप के लिए डी का क्या, N-1D इलेक्ट्रॉन प्लस NS, तो N बराबर यहाँ 4 हो गया, तो N-1D प्लस NS इलेक्ट्रॉन, तो N बराबर 4 है, 4 - 1 हो गया 3D प्लस 4s इलेक्ट्रॉन। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 4s में 2, तो 8, ग्रुप 8, पीरियड 4, ब्लॉक डी। तो कोई भी एलिमेंट ऐसे दे सकता आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में 100% होना है, और होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह ब्लॉक पूछे, वहाँ ग्रुप पूछ सकता है, पीरियड पूछ सकता है, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इवन कि एक आध क्वेश्चन और है शायद मॉडल सेट में, ऐसा करोगे उसको आप। ये फॉर्मूला को याद रखना कि सबसे पहले ब्लॉक पता किया जाता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ऐसे शॉर्टकट में आ दे तो ठीक, नहीं तो पूरा 1s2s करके लिखो, और देखो लास्ट में कौन सा सबसेल आता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो वह सबसेल रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक को। उसके बाद हम पीरियड निकालते हैं, उसके लिए लास्ट सेल देखते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है सो नहीं, लास्ट सेल, लास्ट सेल मतलब सबसे बड़ा वैल्यू देखना, n का सबसे बड़ा वैल्यू लास्ट सेल होता है, और उसके बाद ग्रुप निकालने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग किए। डिटेल में करने से थोड़ा समय लग रहा है तो फ़ायदा भी होगा, ऐसे करके पूरा रिवीजन हो जाना है हम लोग का। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं 7 नंबर से, उसे अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तब तक इतना अच्छे से किए रहो और जैसे गाइड किया जा रहा है वैसे ही आप पढ़ो इन चीज़ों को। सिमिलर क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तुरंत नोट्स निकालो, वहाँ से देखो, उस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा एक बार कवर अप कर लो, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।